हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और आज हिंदी में हम वाक्य विचार पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में अपने इससे पहले संधि पढ़ी, हमने संधि के भेद और उन पर जो है आपकी एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न हैं वो भी हमने किए। वर्ण विचार और शब्द विचार को आप इससे पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपकी वर्ण होती है। वर्ण से मिलकर के आपके शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से आपके वाक्य बनते हैं। और यहाँ आपने वर्णों के बारे में पढ़ा, शब्द के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाक्य के बारे में कि वाक्य किन किन आधारों पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाक्य होते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे आप वाक्य विचार किसे कहते हैं या वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य होता क्या है। वाक्य सबसे पहले, जैसा कि आपने इससे पहली क्लास में हमने कहा, जब कोई भाषा बनती है, भाषा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है, जिसको आप अक्षर भी कहते हैं। यानी कि जब किसी बच्चे को भाषा सिखाई जाती है तो पहले उस वर्ण की जानकारी उसको दी जाती है, उसके बारे में आपको उसके अक्षरों के बारे में बताया जाता है। वर्ण सीखने के बाद फिर वो उन वर्णों से मिला करके शब्द बनाता है। अब वर्ण में आपने सभी चीजें पढ़ी, जैसे कि हम यहाँ हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, कौन कौन से प्रकार के वर्ण हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका प्रयोग करते हैं, ये आपने सभी वर्ण विचार में पढ़ा। फिर हमने शब्द विचार पढ़ा, शब्दों के भेद क्या है, वर्णों के भेद क्या है ना, वर्णमाला क्या होती है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो जब बच्चे को वर्ण सिखाया जाता है उसके बाद उन वर्णों को मिला करके वो शब्द बनाता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनती है, वाक्य बनाए जाते हैं। और वाक्य के बाद जब आप वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो फिर आप एक भाषा सीख जाते हैं। फिर आप जो है एक भाषा आप जो है प्रॉपर रूप से पर जो है सीख पाते हैं। तो मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्य में ही प्रकट करता है। अब जैसा छोटा बच्चा एक शब्द सीखता है तो उसके हाव भाव से हम उसके भावों को, उसके विचारों को समझ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके शब्द भंडार में जो है फिर वृद्धि होती है, अनेक शब्द बनाना वो सीखता है। वर्णों के बाद शब्द और शब्दों के बाद फिर वो धीरे धीरे वाक्य बनाना सीख जाता है। तो भाषा हमारे विचारों, हमारे भावों को प्रकट करने का एक तरीका है। भाषा हमारे विचारों और भावों को प्रकट करने का एक तरीका है। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं। कोई भी जो वाक्य है वो सार्थक शब्द आपके होने चाहिए और एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह से वो बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिएगा लिख लीजिएगा। मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्य में, भावों या विचारों को वाक्य में ही प्रकट करता है और वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। तो आपको कोई विचार कहना हो, विचार प्रकट करना हो, कोई भाव आपको प्रकट करना हो, उसके लिए आप अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। भाषा के प्रयोग के लिए आपको वाक्य बनाना पड़ेगा और एक वाक्य के द्वारा हम अपने शब्दों को जो है दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट कर दे, ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट कर दे वाक्य कहलाता है। ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट कर दे वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की एक संपूर्ण इकाई होती है। वाक्य के अंगकर्ता
तथा क्रिया वाक्य के अनिवार्य अंग हैं। वाक्य में दो अंग हैं इसके मुख्यतः, जिसमें कर्ता और क्रिया ये अनिवार्य अंग हैं किसी वाक्य में। कर्ता अर्थात जो कार्य करने वाला होता है, और क्रिया यानी काम। इसके बिना वाक्य नहीं बनते हैं। और वाक्य में और भी अनेक तत्व होते हैं, परंतु वाक्यों की रचना के लिए इन दो तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है। चलिएगा, इसकी एक छोटी सी परिभाषा आप लिखिएगा कि ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट कर दे वाक्य कहलाता है। और वाक्य भाषा की एक संपूर्ण इकाई होती है। वाक्य के अंग कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य अंग हैं। चलिए, तो वाक्य के मुख्य अंग क्या हैं? लिखिएगा, वाक्य के अंग। और वाक्य के दो अंग होते हैं, जिसमें उद्देश्य और विधेय आता है। तो मुख्यतः वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और वाक्य विधेय। यानी किसी भी वाक्य में जब आप देखेंगे तो उसमें दो अंग होंगे, एक उद्देश्य होगा और दूसरा आपका विधेय होगा। और चलिए, आप उद्देश्य और विधेय क्या होता है किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। लिखिएगा, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह या उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में भी आप कह रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, कोई वस्तु, या वो आपका उद्देश्य है, या कोई व्यक्ति। ठीक है, तो वो आपका उद्देश्य है। और जैसे राम फल खाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। उदाहरण के लिए लिखें, राम फल खाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। इन वाक्यों में राम, बच्चे तथा संस्कृत के विषय में कुछ बताया गया है। तो यहाँ किस किस के बारे में बताया गया है? राम, बच्चे और संस्कृत के विषय में कुछ बताया गया है। इसलिए राम, बच्चे और संस्कृत ये तीनों ही आपके उद्देश्य हैं। क्या हैं? उद्देश्य हैं। ठीक है, इसको आप उद्देश्य कहेंगे। तो किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह आपका उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, चलिएगा, नोट कीजिए इसे। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। राम फल खाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बच्चों के बारे में बात हो रही है, और संस्कृत के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ उद्देश्य है। कई बार उद्देश्य आप देखेंगे, उद्देश्य को आप कर्ता भी कहते हैं। कर्ता यानी जो काम करने वाला है। ठीक है, कर्ता यानी जो काम, जैसे राम फल खाता है, तो यहाँ आपका उद्देश्य, कर्ता क्या है? उद्देश्य भी है, और ये आपका कर्ता भी है, क्योंकि यहाँ काम करने वाला ही आपका क्या है? उद्देश्य है। तो यहाँ पर कर्ता है, ये आपका कर्ता है, और ये भी आपका कर्ता है। ठीक है, उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। लिखिएगा इस तरह से, उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ राम, बच्चे तथा संस्कृत के विषय में कुछ बताया गया है, और ये उद्देश्य है, ये आपके उद्देश्य हैं।
चलिए इसके बाद आपका विधेय क्या हो गया, क्योंकि मुख्य दो अंग हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, या दूसरे शब्द में आप लिख सकते हैं, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह आपका विधेय कहलाता है। इसमें क्रिया, कर्म आदि आते हैं और इन वाक्यों में उद्देश्य के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है। तो विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह आपका विधेय है, यानी कर्ता के बारे में। जैसे राम फल खाता है, तो राम तो उद्देश्य हो गया, राम के बारे में कहा गया है, लेकिन क्या कहा गया है, फल खाता है, ये आपका विधेय हो गया। तो राम के बारे में यहाँ पर क्या कहा, उसके बारे में बताया, राम उद्देश्य था तो उद्देश्य के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है। तो ये दो यहाँ पर किसी भी वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य एवं विधेय। चलिए इसकी परिभाषा लिखेंगे आप। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। जिसके बारे में बात होती है उसे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो बात होती है वह आपका विधेय कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे राम फल खाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, तो इसमें आप देखिए वाक्यों में फल खाता है, पढ़ रहे हैं एवं तथा एक प्राचीन भाषा है, ये विधेय हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। तो राम तो बेटा आपका उद्देश्य हो गया, ये तो उद्देश्य है। ठीक है, और जो आपका बचा वो आपका विधेय हो जाएगा, ये सब आपका विधेय। तो ये आपका उद्देश्य, और जो बचा वो आपका विधेय। यहाँ पर आपका फिर से ये भी आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका इन वाक्यों में फल खाता है, पढ़ रहे हैं तथा प्राचीन भाषा, एक प्राचीन भाषा है, ये सब आपके विधेय हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा इसे। चलिए अब इसके बाद देखिए वाक्य के भेद। वाक्य के भेद लिखिएगा। वाक्यों के दो आधार पर भेद हैं। आपने वर्णों के भेद किए, ठीक है, आपने शब्दों के भेद किए, अब वाक्यों के भी अलग अलग आधारों पर भेद किए गए हैं। पहला है आपका रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। चलिए चलिए अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर या रचना के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार के होते हैं वाक्य। पहला आपका सरल या साधारण वाक्य होता है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। लिखिएगा, नोट डाउन कीजिए। तो इसमें पहला आपका आएगा जो आपका सरल या साधारण वाक्य है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य,
और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वह वाक्य आपका सरल वाक्य कहलाएगा। जिसमें एक ही उद्देश्य अर्थात एक ही कर्ता होगा, उस कर्ता के बारे में हम एक ही बात कहेंगे, तो उसमें जो है आपका सरल वाक्य वो कहलाता है। तो लिख लीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। और सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, स्वाति खाना खा रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उद्देश्य क्या है। तो किसी भी वाक्य में आप पहले उद्देश्य और विधेय को पहचानेंगे। तो इसमें स्वाति कर्ता है और यही उद्देश्य है, और खाना खा रही है ये विधेय है। तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, अर्थात यह आपका साधारण या सरल वाक्य है। मोहन घूम रहा है, मोहन करता है और यही आपका उद्देश्य है। और घूम रहा है, इसमें आप देख पाएंगे ये आपका उद्देश्य और ये आपकी खाना खा रही है, ये आपका विधेय। ठीक है, तो एक उद्देश्य और एक ही विधेय अर्थात सरल वाक्य। इसमें ये आपका उद्देश्य, मोहन करता भी है और उद्देश्य भी है, घूम रहा है, ये एक ही विधेय है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका सरल वाक्य है। रोहित पुस्तक पढ़ रहा है, एक उद्देश्य और एक विधेय। ये आपका विधेय है और ये आपका उद्देश्य है। ठीक है, तो एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए बच्चों यहाँ पर इन सभी में आपको सरल वाक्य दिख रहा है। इन सभी या इन सब वाक्यों में कर्ता एक एक है और क्रिया भी एक एक है, अर्थात विधेय भी एक एक है। इसलिए ये सब के सब आपके क्या हैं? ये आपके सरल वाक्य हैं। तो ये आपके सरल वाक्य हो जाएंगे। चलिएगा, नोट कीजिए। चलिए, इसके बाद सरल वाक्य के बाद आपका दूसरा वाक्य आता है संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य हेडिंग डालेंगे, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब आपका समुच्चय बोधक क्या है? कंजक्शन आप जानते हैं ना, तो आपने अंग्रेजी में पढ़ा है। तो जब समुच्चय बोधक से दो या दो से दो वाक्य हो सकते हैं, वो आपके स्वतंत्र वाक्य हो सकते हैं, तो उपवाक्य हो सकते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के लिए, नेहा ने खाना खाया, अब कॉमा किया, बस्ता उठाया और स्कूल चली गई। तो देखो, नेहा ने खाना खाया, कॉमा, बस्ता उठाया और स्कूल चली गई। 3 वाक्य यहाँ पर हैं। दो या दो से अधिक वाक्य हो सकते हैं और के द्वारा इन तीनों वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, और ये आपका समुच्चय बोधक है। ठीक है, तो नेहा ने खाना खाया, एक वाक्य तो ये हो गया। नेहा ने बस्ता उठाया, एक वाक्य ये हो गया। और नेहा स्कूल चली गई। बेसिकली ये 3 यहाँ पर वाक्य हैं। पहला वाक्य है नेहा ने खाना खाया। दूसरा वाक्य है बच्चों, नेहा ने बस्ता उठाया। और तीसरा वाक्य है नेहा स्कूल चली गई।
ठीक है, 3 वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाए। मोर नाच रहा है परंतु मोरनी चुपचाप बैठी है। 2 वाक्य आपस में जुड़े हैं परंतु से, और ये आपका क्या है, समुच्चय बोधक है। ये आपका समुच्चय बोधक है। ये आपका समुच्चय बोधक। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वाक्यों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में समुच्चय बोधक जो आपके शब्द होते हैं उनसे जुड़ा रहे हैं। तो ये वाक्य 2 या 2 सरल उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं और इनको और परंतु अर्थात योजक से समुच्चय बोधक जो है से इसको जोड़े जाते हैं ये वाक्य। अतः ये आपके संयुक्त वाक्य हैं। तो बहुत सरल भाषा में यहाँ पर आप लिखेंगे कि जहाँ 2 या 2 से अधिक क्या हो, स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं, वह आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए आपने यहाँ पर देखा कि नेहा ने खाना खाया, नेहा ने बस्ता उठाया और नेहा स्कूल चली गई। इन 3 वाक्यों को, ये सरल वाक्य थे, इन 3 वाक्यों को आपने क्या किया, संयुक्त बनाया और यहाँ पर और जो है आपका समुच्चय बोधक चिन्ह है और। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका मिश्र वाक्य की हम बात करते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या गौण होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब ये प्रधान क्या होता है, यानी जिस पर आधारित दूसरा आप वाक्य कह रहे हैं। जैसे जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। वह कौन, जो कल आया था। तो ये जो दूसरा वाक्य है ये आश्रित है किस पर, इस पहले वाले पर। क्या, जो कल आया, घर आया था, वह बाहर खड़ा है। ये वह कौन है, जो कल आया था। तो यहाँ ये प्रधान उपवाक्य हो गया, ये प्रधान वाक्य हो गया, ये आपका प्रधान वाक्य है। और इस पर आधारित आपका वह बाहर खड़ा है, ये आपका इस पर आश्रित वाक्य है। तो एक वाक्य और दूसरा उस पर, एक प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राधा विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। राधा विद्यालय नहीं जा सकी, ये प्रधान उपवाक्य या वाक्य है। क्योंकि वह बीमार है, तो देखो वह बीमार है इसलिए राधा विद्यालय नहीं जा सकी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ प्रधान क्या है, ये प्रधान यहाँ पर राधा विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है, तो ये आपका इस पर आश्रित हो गया। ठीक है, इसका कारण बता दिया गया है क्योंकि वो। चलिए, तो उपयुक्त पहले वाक्य में जो कल आया था और दूसरे वाक्य में राधा विद्यालय नहीं जा सकी, ये दोनों ही आपके प्रधान उपवाक्य हैं जो क्रमशः वह बाहर खड़ा है तथा क्योंकि वह बीमार है आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं। अतः ये आपके मिश्र उपवाक्य हैं, मिश्र वाक्य हैं। चलिए, यहाँ पर आपने मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, बहुत ही सरल भाषा में हमने सीखा कि सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में हम 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को या वाक्यों को आपस में या सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़ते हैं। और जो मिश्र होते हैं उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है, जिसको आप गौण भी कहते हैं, आश्रित या गौण भी कह सकते हैं। तो ये आपके 3 तरह के यहाँ पर वाक्य हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों आपने, ये तो आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताएंगे। ठीक है, और
तो चलिए, हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य की आपने परिभाषा पढ़ी, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं ये आपने पढ़ा। तो अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह से बनते हैं और जो किसी पूर्ण विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। वाक्य के मुख्य प्रकार से यहाँ दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे राम फल खा रहा है, राम के बारे में बात हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं और संस्कृत, तो यहाँ राम, बच्चे और संस्कृत के बारे में बात हुई। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखिए, राम का ही उदाहरण लेते हैं। राम फल खाता है, राम के बारे में बात हो रही है, राम के बारे में क्या बात हो रही है, फल खाता है। इसी तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, एक प्राचीन भाषा है क्या, संस्कृत, तो इन सब के बारे में ये बात हो रही, तो ये विधेय हो गया। और वाक्य के यहाँ दो आधार पर हमने भेद किए हैं। तो पहला, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य हमने आज की क्लास में पढ़ा। सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। आपका संयुक्त वाक्य में आपका दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ते हैं समुच्चय बोधक के द्वारा, तो वो आपका समुच्चय संयुक्त वाक्य। और मिश्र में आपका एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आपका उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये जो है हमने 3 यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ा है। आप इनके उदाहरण लिखें और इसको एक बार रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में हमने आज वाक्य विचार पर जो है यहाँ पर बात की कि वाक्य में कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं, वाक्य के किन किन आधारों पर इसके भेद किए गए हैं। तो आज आपने प्रयोग के आधार इसकी रचना के आधार पर इसका जो है भेद किया है, जिसमें आपने सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पढ़े। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए